हे एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि सीट अलॉटमेंट आपको किस तरीके से होगी, साथ ही साथ उस सीट को आपको किस तरीके से जो है कंफर्म करना है, कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है जिनकी वजह से आपका जो एडमिशन है वो कैंसिलेशन की तरफ जा सकता है। साथ ही साथ डिपार्टमेंट अगर कोई क्वेरी रेज करता है या कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है आपके डॉक्यूमेंट्स पर, तो वो किस तरीके से रेक्टिफाई करने हैं। तो इन शॉर्ट ये वीडियो जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो हो जाती है, और ये टॉपिक जो है बहुत क्रूशियल टॉपिक है एक तरीके से। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें, ताकि आपके जितनी भी क्वेरीज हो सकती हैं, जितने भी डाउट्स हो सकते हैं, वो इन शॉर्ट कवर हो जाएंगे इस वीडियो में। मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशंस में कोई इशू निकल करके आ रहा है, या आगे चल के डिपार्टमेंट को कोई क्वेरी है आपके डॉक्यूमेंट में, तो किस तरीके से वो क्वेरी रेज करेंगे और आपको किस तरीके से उसका जवाब देना है, वो सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पर कवर करूंगा। सीट अलॉटमेंट की क्या प्रोसेस रहनी है, सब कुछ। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में क्लियरली चैप्टर 6 में मेंशन है, जहाँ पर बताया गया है कि सीट एलोकेशन एंड एडमिशंस के रिगार्डिंग क्या रूल रहने वाले हैं। क्लियरली लिखा हुआ है, ऑन डिक्लेरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट the candidate must check the list carefully and log on to his her CSES PG portal 2020 dashboard for the acceptance of the allocated seat। ये कह रहा है कि जब जैसे ही मान के चलिए 17 तारीख को डेट बताई गई है कि मेरिट लिस्ट रिलीज होनी है, तो जब मेरिट लिस्ट रिलीज होंगी DUPG की साइट पर, तो आपको वो चेक करनी है मेरिट लिस्ट सबसे पहले। और मेरिट लिस्ट में आपका अगर कहीं नाम आता है उस लिस्ट में, जैसे कि मान के चलिए राउंड वाइज मेरिट लिस्ट रिलीज होंगी, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, तो आपका जिस भी राउंड की मेरिट लिस्ट में, जैसे सबसे पहले फर्स्ट राउंड की जो मेरिट लिस्ट रिलीज हुई, तो उसमें अगर आपका नाम आता है, तो आपको सबसे पहले क्या स्टेप करना है कि CSAS पोर्टल जो है आपको लॉग इन करना है। जैसे आप CSAS पोर्टल लॉग इन करेंगे, आपको वहां पर शो हो जाएगा कि आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई। ठीक है, अगर अलॉट हुई है तो आप जो भी फर्दर एक्शन है वो वहीं से ले सकते हैं। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू लॉग इन टू द डैशबोर्ड and check if a seat has been allocated in a given round of seat allocation, and if allocated she must complete all admission formalities। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि अगर उसको सीट अलॉट होती है, तो उसको जो गिवन सीट है उसको कंफर्म करना है, और आगे चल के जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 6.1, एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोविजनली एलोकेटेड सीट। अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है, तो उस सीट को किस तरीके से आपको एक्सेप्ट करना है, ये यहाँ पर क्लियर मेंशन कर रखा है। वंस अ सीट हैज बीन एलोकेटेड इन अ पर्टिकुलर राउंड, द कैंडिडेट मस्ट एक्सेप्ट द सीट बिफोर द लास्ट डेट टाइम स्पेसिफाइड फॉर द गिवन एलोकेशन राउंड। यानी कि अगर आपको कोई भी सीट अलॉट होती है, आपने जिन भी प्रोग्राम्स में रजिस्ट्रेशन किया और वहां पर कोई भी अगर आपको सीट अलॉट होती है, तो आपको वो सीट एक्सेप्ट करनी है, और वो भी उसी टाइम लिमिट में करनी है जितनी टाइम लिमिट आपको स्पेसिफाइड बताई गई है। जैसे मान के चलिए राउंड 1 के लिए आपको 2 दिन का अगर टाइम दिया जा रहा है, तो 2 ही दिन के अंदर वो सीट जो है आपको एक्सेप्ट करनी है। अगर नहीं करेंगे, तो वो सीट ऑटोमेटिकली जो है आपको एक्सेप्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, और वो कैंसिल्ड मान ली जाएगी। और साथ ही साथ आप ना आगे चल के पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें। तो इस वजह से यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है जानना कि आपको वो सीट एक्सेप्ट करनी ही करनी है। ठीक है, आगे वाला पॉइंट मैं आपको कवर करवा दूं। द प्रोविजन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एलोकेटेड सीट विल बी वैलिड ओनली फॉर द राउंड इन विच द सीट वाज एलोकेटेड टू द कैंडिडेट। यही बात मैं कह रहा था आपसे कि अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है, तो आपको पर्टिकुलरली उसी राउंड में उस सीट को एक्सेप्ट करना है। उस सीट को आप बाद में अगले राउंड में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये बात यहाँ पर क्लियरली कही गई है। ठीक है, इन केस अ कैंडिडेट इज ऑफर्ड मल्टीपल सीट्स, यानी कि अगर कैंडिडेट को एक सीट से ज्यादा सीट्स अलॉट हो रही है किसी भी पर्टिकुलर राउंड में, तो ही शी मस्ट एक्सेप्ट एंड टेक एडमिशन इन ओनली वन एलोकेटेड सीट। यानी कि अगर किसी कैंडिडेट को एक से ज्यादा सीट्स में एडमिशन अलॉट हो रहा है, यानी कि एक से ज्यादा सीट, जैसे कि मान के चलिए MA पॉलिटिकल साइंस में किसी ने अप्लाई किया और साइमल्टेनियसली किसी ने LLB में अप्लाई किया, तो उन दोनों सीटों में अगर एक साथ दोनों सीटें उसको अलॉट होती हैं, तो उनमें से किसी एक सीट के साथ जो है कैंडिडेट कंफर्मेशन करेगा, एक सीट के साथ जाएगा और एक सीट को जो है चूज कर लेगा फॉर फर्दर प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्लियर कट लिख रखा है इनने कि मान के चलिए राउंड 1 में आपको 2 दिन का टाइम दिया गया सीट को एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पर ये क्लियर मेंशन कर रखा है कि आपको 2 दिन का टाइम है, आपको MA पॉलिटिकल साइंस में या LLB की कोई सीट अलॉट हो गई, और अगर आप उस सीट पर कंफर्मेशन नहीं करते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, लाइक
इनएक्टिविटी ऑब्लिक नो एक्शन विल टेकन एज ए नॉन एक्सेप्टेंस टू द एलोकेटेड सीट। अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं, आप सीट कंफर्म नहीं करते हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि आप उस सीट को लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, और यहाँ पर इनएक्टिविटी और नो एक्शन विल बी टेकन एज नॉन एक्सेप्टेंस, यानी कि आप उस सीट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और अगर आप उस सीट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो इट विल बी ट्रीटेड एज डिक्लाइनिंग टू द प्रोविजनली एलोकेटेड सीट, यानी कि आपने मना कर दिया है जो सीट आपको अलॉट की गई थी वो लेने से, एंड द कैंडिडेट will no longer be able to participate in subsequent round of CSAS PG। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप कोई सीट नहीं लेते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं, तो आप जो है जो CSAS पोर्टल के जो अगले राउंड जो अगली जो राउंड होने वाले राउंड 2 राउंड 3 उन सबसे बाहर हो जाएंगे और आप उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि अगर आपको कोई सीट अलॉट हो रही है तो आपको कंफर्म कर लेनी है वो सीट, ठीक है? तभी आप फर्दर राउंड्स के लिए जो है एलिजिबल रहेंगे। अगर आप सीट कंफर्म नहीं करते हैं तो आप फर्दर राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे किसी भी प्रोग्राम में। ये बात यहाँ पे समझ लीजिए। तो यहाँ पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ये देखने में ज़रूर 1-2 पेज का डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर को पर्टिकुलरली तो 1-2 पेज का है, लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं जिनकी वजह से आपकी सीट कैंसिलेशन के प्रोसेस की तरफ भी जा सकती है। आप सोचे कि नहीं, मान के चलिए कि अगर हमको अभी ये प्रोग्राम चूज़ नहीं करना, मान के चलिए कि इस प्रोग्राम में हमको सीट अलॉट हुई और मुझे इस प्रोग्राम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सोचता हूँ कि चलो मैं अभी कुछ नहीं करता, मैं राउंड 2 में देखना चाहूँगा या तो किसी और प्रोग्राम में मैं अप्लाई करना चाहूँगा। तो यहाँ पर क्या है, बाउंडेशन है, आपको सीट एक्सेप्ट करनी है, अदरवाइज आप सब्सिक्वेंट जो भी आप काउंसलिंग प्रोसेस होगी आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है, इसलिए मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं 6.2 पे कि ऑनलाइन अप्रूवल बाय द डिपार्टमेंट सेंटर कॉलेज। अब मान के चलिए कि आपको सीट अलॉट हुई, अब वहाँ पर सामने ऑप्शन आएगा कि आपको क्या है, कंफर्म करनी है वो चीज़। तो आप जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे, तो कंफर्म पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, फिर क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं डायरेक्टली वो डिपार्टमेंट पर चले जाएंगे और डिपार्टमेंट क्या करेगा, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक एक करके वेरीफाई करेगा कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट्स अप टू द मार्क हैं या नहीं है, डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी तो नहीं है। तो उसके लिए जैसे ही आप एक्शन पे क्लिक करेंगे, टेकन एक्शन पे, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे वो उस कोर्स के लिए आप एक्शन लेंगे, आप सीट कंफर्मेशन पे करेंगे, तो आपके डॉक्यूमेंट चले जाएंगे डिपार्टमेंट के पास, और फिर किस तरीके से डिपार्टमेंट कंफर्म करेगा उन डॉक्यूमेंट्स को, कैसे डील करेगा, वो सब इसमें मेंशन कर रखा है, ऑनलाइन अप्रूवल बाय द डिपार्टमेंट सेंटर कॉलेज, ठीक है? वंस द कैंडिडेट accept the provisionally allocated seat, the concerned department center college will check the eligibility and document uploaded by the candidate। जैसे ही कैंडिडेट एक्सेप्ट पर क्लिक करेगा तो क्या होगा कि जो भी डिपार्टमेंट होगा उसको जो है डॉक्यूमेंटेशन जो है मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि कैंडिडेट ने अपलोड करे होंगे ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ द पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोग्राम। अब क्या करेगा डिपार्टमेंट, द डिपार्टमेंट सेंटर कॉलेज विल वेरीफाई द फॉलोइंग विद द स्टिपुलेटेड टाइम। जैसे कि मान के चलिए अगर 2 दिन का या 3 दिन का आपको राउंड 1 में टाइम दिया गया है कि आपके जो 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपको सीट कंफर्म कर लेनी है, तो उसी टाइम में 2 से 3 दिन के टाइम में ही क्या होगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट है, जैसे आप उस पर एक्सेप्ट करेंगे सीट को, तो आपके डॉक्यूमेंट चले जाएंगे और उसी स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर अंदर जो आपका कॉलेज होगा, डिपार्टमेंट होगा, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। अब क्या करेगा वो, यहाँ पर देखिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, वो उसको चेक करेगा कि हम मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा कैंडिडेट एज पर द पीजी ब्रोशर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन 2023, ठीक है? उसके बाद प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी कैंडिडेट पूरी कर रहा है या नहीं, जैसे मान के चलिए उसने एलएलबी के लिए अप्लाई किया, तो एलएलबी के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी है, वो पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो वेरीफाई करी जाएगी वो होगा सीयूईटी पीजी का 2023 की डिटेल्स, यानी कि आपने स्कोर कार्ड अपलोड किया है और उसके मार्क्स वगैरह, और उसमें जो मतलब आपके नेम, पेरेंट का जो नेम है, गार्जियन के नेम है, उनको वेरीफाई करा जाएगा। उसके बाद फोर्थ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा उसमें रहेगा वैलिडेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। अब इसमें क्या होगा कि वो डॉक्यूमेंट, जैसे कि मान के चलिए आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, उसके अलावा अब आपके जो डेट ऑफ बर्थ है उसका सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट्स एंड अदर रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन होगा। जब ये डॉक्यूमेंट्स, अब देखिए फिर फर्दर क्या प्रोसेस रहेगी ड्यूरिंग द ऑनलाइन अप्रूवल प्रोसेस। जब ऑनलाइन अप्रूवल प्रोसेस चल रही होगी आपकी, अगर डिपार्टमेंट को लगता है, इफ अ डिपार्टमेंट सेंटर कॉलेज सीक मोर क्लैरिटी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कैंडिडेट इट मे रेज अ क्वेरी टू द कैंडिडेट, ठीक है? अगर मान के चलिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे ऊपर मेंशन कर रखी है 4 चीजें, इनमें या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट में
अगर मान के चलिए कॉलेज या डिपार्टमेंट सेटिस्फाई नहीं होता है, उसको लगता है कि कोई इनमें कमी है, या मान के चलिए कि आपने अपलोड किया डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, विजिबल नहीं है, या किसी भी तरीके से कोई भी फॉल्ट अगर लगता है, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, क्वेरी जो है वो रेज कर देगा। जो क्वेरी आपको आपके इन्फॉर्मेशन, वो जो क्वेरी आपको आपके डैशबोर्ड पर ही शो हो जाएगी, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर क्वेरी जो है आपके डिपार्टमेंट ने रेज करी है रिगार्डिंग योर डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग दिस थिंग, ठीक है। आफ्टर वेरिफिकेशन द डिपार्टमेंट सेंटर कॉलेज विल आइदर अप्रूव और रिजेक्ट द प्रोविजनली एलोकेटेड सीट ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। जैसे मान के चलिए क्वेरी आपसे रेज करी, अब आपको वहीं पर आपके डैशबोर्ड से ही आप क्वेरी का जो है रिस्पॉन्स दे सकते हैं। अगर मान के चलिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आप क्वेश्चन का रिप्लाई दे सकते हैं। अगर आपसे कुछ चीज अपलोड करने की कही है, आप अपलोड कर सकती हैं, ठीक है। तो वहीं पर आपको एक पूरा का पूरा जो है उस क्वेरी को रिजॉल्व करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही वो क्वेरी रेज करेंगे ना आपके लिए, तो आप वहां पर रिप्लाई दे सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो, अपलोड भी कर सकते हो अगर कोई डॉक्यूमेंट वो मांग रहे हैं। तो जैसे ही आप वो उस क्वेरी को रिजॉल्व कर देंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि आफ्टर वेरिफिकेशन द डिपार्टमेंट सेंटर कॉलेज विल आइदर अप्रूव, या तो आपका एडमिशन वो अप्रूव कर देगा, और अगर वो अप्रूव कर देगा तो कोई बात ही नहीं है। अगर अप्रूव कर देगा तो आपको पेमेंट और फीस कर देना है। अगर वो रिजेक्ट कर देता है, देखिए, आइदर अप्रूव और रिजेक्ट द प्रोविजनली एलोकेटेड सीट ऑफ द कैंडिडेट, नो एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर या तो वो एक्सेप्ट कर लेगा तो आपको पे कर देना है, या फिर वो रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट तब करेगा जब आपने अपनी क्वेरी भी का रिस्पॉन्स भी दे दिया प्रॉपर तरीके से, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट में कोई ऐसी मिस्टेक है जिसमें कुछ किया नहीं जा सकता, जिसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता, जिसको मान के चलिए, या फिर मान के चलिए कोई आपने बिल्कुल फॉल्स डॉक्यूमेंट दे दिया, या कोई ऐसी चीज, या आप एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अप टू द मार्क नहीं बैठ रहे हैं, तो उन केसेस में आपका रिजेक्शन हो जाता है। रिजेक्शन होने के चांसेस देखिए, मेनली मैं बताऊं, अगर मान के चलिए आपकी 10th की मार्कशीट है, उसमें नेम्स में नाम वगैरह में गलती है, तो वो रिजेक्शन का कारण बन सकता है। वहीं आप कोई पर्टिकुलर चीज क्लेम करना चाहें, जैसे ग्रेजुएशन के मार्क्स आपने लगाए, और ग्रेजुएशन के मार्क्स या डिग्री वगैरह आपने अपलोड कर दी, और बाद में क्या है, जैसे आपने वो जिस टाइम पे अपलोड किया था डॉक्यूमेंट, अब बाद में क्या हुआ कि रिवीजन हो गया उन मार्क्स में और चेंजेस आ गए, तो उस केस में क्या है कि आप प्रॉपर डिटेल प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, या किसी तरीके से कोई एक डाउट रह जाता है, तो उन केसेस में एडमिशन रिजेक्ट हो जाते हैं। अदरवाइज ऑलमोस्ट 90% चांसेस हैं कि आपका एडमिशन अप्रूव हो जाएगा, अगर आप क्वेरी प्रॉपर तरीके से आंसर कर देते। तो क्वेरी आंसर करते टाइम ये ध्यान रखें कि आपको अच्छे तरीके से जो है जितने भी पॉसिबल मेजर्स हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल तरीके हो सकते हैं, उस तरीके से सेंड, जो आपको क्वेरी पूछी जा रही है उसका अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दें। अगर कोई डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं सपोर्टिंग, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाएं, ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई क्वेरी रेज होती है तो उसका प्रॉपर आंसर जो है डिपार्टमेंट कॉलेज को मिल जाए। अगर नहीं मिलेगा तो आपका एडमिशन यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। नो एप्लीकेशन विल बी लेफ्ट अनअटेंड बाय द डिपार्टमेंट कॉलेज और सेंटर, यानी कि आपका जो भी कोई भी एप्लीकेशन, अगर आपने मान के चलिए सीट एक्सेप्ट करी है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई वो करेगा सेंटर, अगर तो कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं रहेगा जिसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई ना किए जाएं या फिर छोड़ दिए जाएं। अगर आप क्वेरी आपसे पूछता है, आपको क्वेरी रिस्पॉन्ड करनी है, अगर क्वेरी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे आप, तो भी आपकी जो सीट है वो रिजेक्ट हो जाएगी यहाँ पर। इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर नीचे और मेंशन कर रखा है, इन केस ऑफ अप्रूवल, अगर आपका जो एडमिशन है, अगर मान के चलिए आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाते हैं, वंस द डिपार्टमेंट सेंटर कॉलेज अकॉर्ड द अप्रूवल, द कैंडिडेट विल हैव टू पे द एडमिशन फीस। तो ऑब्वियसली अगर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई में आप क्लियर शॉर्ट आउट हो जाता है, आपका सारा जो भी कोई इशू होता है अगर, तो वो भी क्लियर हो जाता है, तो अप्रूवल मिल जाएगा आपको। अप्रूवल मिलते ही आपको एडमिशन फीस जो है वो पे कर देनी है, ठीक है। तो वहाँ पर आप जैसे ही एडमिशन फीस पे कर देंगे, आपका जो है कुल मिला के आपका एडमिशन जो है ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया वहाँ पर, ये मान लीजिए। अब बात करते हैं हम रिजेक्शन केसेस की। अब अगर आपका डॉक्यूमेंट किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई की वजह से या किसी भी वजह से आपका रिजेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पर बता रखा है कि एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन वेरिफिकेशन इफ एन एप्लीकेशन गेट रिजेक्टेड, द डिपार्टमेंट सेंटर कॉलेज विल स्टेट द रीजन फॉर द रिजेक्शन, यानी कि आपको प्रॉपर रीजन बताया जाएगा कि किस वजह से जो है डिपार्टमेंट ने, कॉलेज ने, सेंटर ने आपका जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट करा है। और रीजन के साथ साथ आपको टाइम भी दिया जा रहा है। देखो, फॉर रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन द डिपार्टमेंट कॉलेज विल इंडिकेट एनी ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द मिनिमम एलिजिबिलिटी बाय द कैंडिडेट, यहाँ पे वो मेंशन करेंगे कि आप या तो आपने एलिजिबिलिटी पूरी नहीं करी है, नॉट फुलफिलमेंट ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, यानी किसी प्रोग्राम के लिए कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी मांगी गई, या तो आपने वो पूरी नहीं करी, या आपके डॉक्यूमेंट इनवैलिड है, ठीक है, और या फिर सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट, और फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेरी। देखो, मैंने आपको बताया था कि आपको मौका मिलेगा। जैसे मान के चलिए इन तीनों केसेस में, अगर आपको ये तीनों केसेस में से कोई भी क्वेरी अगर डाल दी गई है,
तो आपको आंसर देने का, रिप्लाई देने का पूरा मौका मिलेगा, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का या जो भी कुछ है, इनकी क्वेरी को रिज़ॉल्व करने का पूरा मौका मिलेगा। लेकिन स्टिल अगर आप क्वेरी को रिज़ॉल्व भी नहीं करते हैं, क्वेरी का रिस्पॉन्स भी नहीं देते हैं विदिन स्टिपुलेटेड टाइम, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि आपका जो एडमिशन है, वो कैंसल हो जाएगा। ये क्लियर लिखा हुआ है, फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेरीज रेज्ड बाय द डिपार्टमेंट सेंटर कॉलेज विदिन द स्टिपुलेटेड टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि क्या रिजेक्शन के रीजन हो सकते हैं, यानी कि अगर आप फेल हो जाते हैं क्वेरी को रिस्पॉन्ड करने में जो कि डिपार्टमेंट सेंटर कॉलेज से पूछी जाती है विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको पूरा मौका मिलेगा कि आप जो क्वेरी है उसको रिस्पॉन्ड करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं रिस्पॉन्ड, अगर आप नहीं प्रॉपर डॉक्यूमेंट दे पाते हैं, तो उस केसेस में आपका जो रिजेक्शन है वो सीट का हो जाएगा। और एक बार रिजेक्शन हो जाएगा तो फिर आप मान के चलिए कि किसी भी तरीके से ऐसा कोई मेथड नहीं है इंटरनल जिसकी वजह से फिर आप जो है अपना एडमिशन जो है वो ले पाएं। फिर जो आप फिर लीगल रेमेडीज जो बचेंगी वो आउट ऑफ दिस, लाइक कि अगर आप बात करें कि आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके फिर वो आप सीट चाहे कि आप कंफर्म हो जाए या मिल जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा सुनने का और आपको पूरा समझाने का और सब तरीके का मौका दिया जा रहा है कि अगर कोई क्वेरी रेज हो रही है तो आपको उस क्वेरी का रिस्पॉन्स देना है। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, आप पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं, तो फिर अनफॉर्चुनेटली आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और फिर यूनिवर्सिटी उसमें किसी भी तरीके से कोई सुनवाई नहीं करेगी। यहाँ पर आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर किसी भी तरीके से कोई क्वेरी रेज होती है तो उसका रिस्पॉन्स पूरी अच्छे तरीके से देना है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज इफ एनी ड्यूरिंग अप्रूवल ड्यूरिंग द ऑनलाइन प्रोसेस इफ अ डिपार्टमेंट सेंटर कॉलेज रेज अ क्वेरी देन द कैंडिडेट मस्ट रिस्पॉन्ड ऑनलाइन थ्रू द कैंडिडेट डैशबोर्ड, जो कि मैंने आपको बताई था कि कैंडिडेट को अपने डैशबोर्ड से उस क्वेरी का रिस्पॉन्स देना है विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। फेलियर टू रिस्पॉन्ड द क्वेरीज will lead to rejection of the allocated seat and the candidate will be out of the CSS PG। ठीक है, CSS PG। तो कुल मिला के अगर कैंडिडेट ने नहीं दिया है रिस्पॉन्स स्टिपुलेटेड टाइम में, तो वो CSS PG की फर्दर सब्सिक्वेंट राउंड के लिए भी इनएलिजिबल हो जाएगा, जो प्रोसेस है उससे बाहर हो जाएगा, और साथ ही साथ जो है एलोकेटेड सीट भी उसकी कैंसिल हो जाएगी। इस वजह से क्वेरीज का प्रॉपर रिस्पॉन्स देना बहुत जरूरी है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें 6.4 में बता रखा है एडमिशन टू द प्रोविजनली एलोकेटेड सीट, यानी कि प्रोविजनल आपको सीट एलोकेट हुई है तो उस पर किस तरीके से एडमिशन होना। आफ्टर द डिपार्टमेंट सेंटर कॉलेज अप्रूव द कैंडिडेट, सॉरी, आफ्टर द डिपार्टमेंट कॉलेज और सेंटर अप्रूव द कैंडिडेट विल हैव टू पे द एडमिशन फीस। यानी कि अगर एक बार डिपार्टमेंट ने अप्रूव कर दिया आपके डॉक्यूमेंट्स, कोई इशू नहीं है, तो आपको क्या करना है, जो फीस है उस प्रोग्राम की स्पेसिफिक वो आपको पे करनी है। ठीक है, फॉर द अप्रूव्ड सीट द एडमिशन प्रोसेस विल बी ट्रीटेड एज कंप्लीट ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द एडमिशन फीस। जैसे ही मान के चलिए वो तभी कंफर्म मानी जाएगी, तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब आप जो एप्लीकेशन जो फीस है उसकी पर्टिकुलर एडमिशन फीस वो पे कर दें। यहाँ पे मेंशन करा गया है, इफ अ कैंडिडेट फेल टू पे द एडमिशन फीस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, अगर कैंडिडेट स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर फीस पे नहीं कर पाता है, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कैंसलेशन ऑफ द प्रोविजनली एलोकेटेड सीट। यानी कि अगर आप पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो टाइम दिया गया आप उसमें सीट को कंफर्म नहीं कर पाते, पे नहीं कर पाते जो अमाउंट है फीस का, द एलोकेटेड सीट शैल बी फॉरफीचर्ड। ठीक है, forfeited and the candidate will not be considered for any subsequent CSS PG 2023 allocation rounds। यानी कि मान के चलिए अगर आप फीस नहीं पे कर पाते तो फॉरफिटेड हो जाएगा आपका जो सीट है वो, और आपका जो एडमिशन है वहां पर कैंसिल हो जाएगा। द कैंडिडेट विल forfeit all the rights of the allocated seat and will not be considered for any subsequent CSS PG 2023 allocation rounds। यानी कि अगर आप एडमिशन फीस प्रॉपर पे नहीं करते तो आप ना तो आगे चल के जो भी राउंड हैं उनके लिए एलिजिबल रहेंगे और फर्दर काउंसलिंग के लिए आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो था सबसे मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि एक्सप्लेन करना है, इस वजह से मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया आपको, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तरीके से टेक्निकल दिक्कतें आ जाती है लोगों को, अगर उनको कोई किसी भी तरीके से कोई क्वेरी रेज हुई है और उसका प्रॉपर आंसर कैसे देना है कैसे नहीं देना, इस चीज़ को लेकर के डाउट हो जाता है। कब एडमिशन उनके कैंसिलेशन हो सकते हैं और कैंसिलेशन से कैसे बचा जाए, किस तरीके से प्रॉपर क्वेरी का आंसर दिया जाए, कब आपको सीट जो है क्लेम करनी है, और क्या किस तरीके से मान के चलिए आपको विद इन स्टिपुलेटेड टाइम जो है वो सीट क्लेम करनी है, नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, वो सारा कुछ मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया। स्टिल आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हैं। बाकी तो मैंने पूरी तरीके से कोशिश करी है कि मैं इसको प्रॉपर टाइम दे करके एक्सप्लेन करूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, भले ही ये 2 पेज की है लेकिन मुझे ये सबसे इम्पोर्टेंट लगी जो कि आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है? अगर आप एंड तक आपने इस वीडियो को देखा है तो आई एम वेरी श्योर कि कहीं न कहीं आपको कोई ना कोई बेनिफिट इस वीडियो से ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये टॉपिक मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा, जो कि आपको पता होना चाहिए किस तरीके से सीट एलोकेशन होगी।